नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स जो है खासकर रेलवे के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी जो है टेक्निकल वैकेंसी आया हुआ है लोको पायलट और टेक्नीशियन का। तो उन दोनों एग्जाम में जो है आपको भर भर के क्वेश्चन आपको फिजिक्स का देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी और पावर, जिसको हम लोग जो है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति कहते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस क्लास से जो है फायदा उठाइए, क्योंकि आज जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो है इस चैप्टर से जो है खासकर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको एक बार पढ़ना है और उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और ऐसा हम लोग पढ़ाएंगे कि आप जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है एक ही बार में आप समझ जाइएगा। बार बार इसको रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। बस 2-3 फॉर्मूला याद करना है और आपको धराधर जो है क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य। कार्य की जब अगर हम बात करते हैं तो कार्य आप लोग जो है मैथ में पढ़े होंगे। वहाँ पर जो है कार्य की जो चर्चा होती है वो कार्य दूसरा होता है, और यहाँ पर जो कार्य होगा वो कार्य आपको दूसरा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य होता है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पर कार्य की आपको जो है जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में अलग ही कार्य की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि आप किसी वस्तु को अपने सर के ऊपर अगर लेके खड़े रहते हैं, भर दिन खड़े रहते हैं, तो जो लोग आपको देखेगा ना कहेगा कि बहुत काम कर रहा है, यानी इतना मेहनत कर रहा है कि अपने सर पर जो है इतना वजन लेकर जो है वो खड़ा हुआ। लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप कुछ काम नहीं किए, आप निकम्मे इंसान हैं। भर दिन आप जो है माथा पर लेके खड़े हुए थे, अपने सर पे लेकर, कोई काम धंधा नहीं किया आप, तो आपको आएगा गुस्सा, कहेगा ऐसा क्यों? तो फिजिक्स कहता है देख, हमारे अंदर जो है काम की बात अगर होता है तो उसमें फोर्स जब लगता है, जब बल लगाते हैं, तो बल के साथ साथ जो है ना वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है, यानी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाना जरूरी है, तब आपको हम कार्य की संज्ञा देंगे, अन्यथा हम कार्य नहीं कहेंगे। तो आते हैं पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पर। आखिर इसका जो है परिभाषा किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं? तो देखिए, कार्य जो होता है फिजिक्स में, वैसी वस्तु जिस पर बल लगने पर बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। देखिए, आखिर इस परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो कहता है कि वैसी वस्तु जिस पर बल लगने पर बल की दिशा में विस्थापन होता है, उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। जैसे कि आप जो है कोई पत्थर उठाकर और फेंकते हैं, तो बल लगाते हैं और इस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो है कार्य हुआ। फिजिक्स कहता है तुमने कुछ कार्य किया, इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह फेंका, तुमने क्या किया? किसी वस्तु को फेंकने के दौरान जो है तुमने कुछ कार्य किया। तो इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि कार्य का जो आप आगे देखेंगे कि कार्य का हम लोग जो है फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला से जो इसका एक परिभाषा निकल कर आता है। अर्थात यहां पर हम लिखते हैं अर्थात बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है।
बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, यानी जिस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा जाता है वहीं से हम इसका हम परिभाषा निकाल के ले आए। लेकिन एक्चुअल में जो इसका परिभाषा है ये है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो बल लगाने के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन होनी चाहिए, तब जाकर फिजिक्स कहता है कि आपने कुछ कार्य किया। नहीं तो आप निकम्मे में गिनती किए जाओगे जब तक वस्तु का विस्थापन नहीं होगा तब तक। तो देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला जो होता है W यानी वर्क बराबर होता है F मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम तीर क्यों लगाएं। जो F के ऊपर और S के ऊपर हम तीर जो लगाएं, तीर का निशान ये बताता है कि यह जो फोर्स है किसी दिशा में लग रहा है, और यह बताता ये भी है कि यह जो फोर्स है ये क्या है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है, जो आपको पहले ही मालूम है। यानी अगर आप सभी क्लास अटेंड करते होंगे तो आपको बताया गया है कि किस प्रकार से सदिश राशि और अदिश राशि होती है, और किसको हम लोग सदिश कहेंगे किसको अदिश कहेंगे आपको भली भांति पता है पहले से। तो इस प्रकार से यहाँ पर W बराबर Fs। लेकिन क्या होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है, W बराबर Fs cos थीटा। अब ये कहाँ से होता है और कहाँ से होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व होने वाला है। तो देखिए आखिर होता क्या है कि cos थीटा आता कहाँ से है। तो सो देखिए कि मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, F फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर विस्थापन जो हो रहा है इस दिशा में हो रहा है, और दोनों के बीच थीटा कोण बनता है, और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं। तो देखिए जब आपको वेक्टर जोड़ने का तरीका बताया गया तो उस समय आपको बताया था कि देखिए कि जो अब वेक्टर आप जोड़ते हैं तो बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं योग बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब आप जोड़ते हैं तो जो नीचे वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है थीटा के नीचे, तो इसको बोलते हैं cos थीटा का कंपोनेंट, और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं साइन थीटा का कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है और थीटा के साथ हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ से निकल के आता है cos थीटा। तो W बराबर Fs cos थीटा। अब यही cos थीटा आपको बताएगा कि कार्य कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, या धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्य जो होगा आपका कार्य धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य, ये तीनों हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा कि कार्य जो होगा आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों संभव है। अब तीनों आपको कैसे पता चलेगा कि कार्य धनात्मक हो रहा है, कार्य ऋणात्मक हो रहा, तो ये आपको बताएगा ये cos थीटा। यही cos थीटा ही बताएगा कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई थैला रखे हुए सर पे, मान लीजिए जैसे कूली, रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कूली लोग होता है कि यात्रियों का लगेज अपने कपार पे लेकर माथा पे लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। वही मान लीजिए एक बक्सा आप अपने सिर के ऊपर रख लीजिए और आप 1 घंटे तक खड़े रहिए, तो फिजिक्स कहता है आप कुछ काम नहीं किए। काम क्यों नहीं किए? क्योंकि जो वस्तु है और वस्तु पर जो आपका सर फोर्स लगा रहा है, उस वस्तु और फोर्स के बीच में आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का जो वैल्यू अगर आप डालिएगा कॉस में, तो यहाँ देखिएगा cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0। अगर आप बात करते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। अगर बात करते हैं cos 120 डिग्री का, तब आपका हो गया यहाँ पर हो गया -1/2। तो -1/2 आपका यहाँ पर cos 120 का वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा डिपेंड करेगा कि वर्क हमारा किस प्रकार से हो रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब हो जाएगा आपका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कार्य। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक ये मार्कर है
और ये मार्कर है। तो अगर हम मार्कर चेंज करके आपको दिखाएंगे तो देखिए ये जो है आपका ब्लू वाला जो मार्कर दिख रहा है और ये ब्लैक वाला, तो मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये मान लीजिए वस्तु हो गया और ये फोर्स हो गया। तो दोनों के बीच जो है आपको देखिएगा यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इस प्रकार से 180 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, ये है, ये फोर्स लगा रहा है और ये वस्तु है, अब ये दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है, यानी दोनों के बीच जो है 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर फोर्स जब लग ही नहीं रहा है तो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 90 डिग्री जब बनेगा तो 0 हो जाएगा, और जब 0 डिग्री बनेगा, दोनों के बीच क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, तब वहाँ पर जो है कार्य तो हो रहा है, मान लीजिए कार्य तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है कार्य कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो आप लोग क्या करिए, इस परिभाषा को आप लोग नोट करिए, फिर हम देखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या है, ये सदिश है कि अदिश राशि है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य सदिश है या अदिश राशि है। तो आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको जो है नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से जो है इसको आप नोट करिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो कार्य है हमारा, कार्य जो है वो किस प्रकार की राशि है। आपको भी पता होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, पीछे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको आप फिजिक्स वाले सेक्शन में जाइएगा, जो भौतिकी का सेक्शन है, वहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आपको बताया गया। आगे हम देखते हैं कि ये कार्य जो होता है, कार्य जो है ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कार्य कैसा मात्रक है। तो ये हो जाएगा आपका अदिश राशि, अदिश राशि, ये अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और इसके बाद हम लोग जो ऊर्जा पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ और मात्रक आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको अभी जस्ट बताएं W बराबर होता है F इंटू एस, F इंटू एस। तो F तो हो गया आपका न्यूटन, F क्या हो गया, न्यूटन, यानी फोर्स। F का मतलब हो गया न्यूटन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, आपको भी पता है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर, यानी न्यूटन मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो एक तो हो गया जूल, दूसरा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, और एक तीसरा मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछता है आपसे। तीनों मात्रक आपको याद रखना है, किसका, कार्य का। अब देखिए, अभी हम लिखा है W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला लिखा है। अब होता क्या है, फोर्स आपको भी पता है, F बराबर क्या होता है, ma, F बराबर होता है m इंटू ए। अब m जो होता है, m यहाँ पर क्या है, मास है, और a होता है एक्सेलरेशन, यानी त्वरण होता है। तो देखिए, जब हम लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स जब हम लिखते हैं तो फोर्स का क्या होता है, m से हो गया मास, यानी kg हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे kg, kg लिखेंगे यहाँ से, m मतलब हो गया kg मास, और a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है आपको, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मीटर, तो kg, 1 मीटर यहाँ और 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर हो गया, kg मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक यहाँ से निकल आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीन जो है आपको ये मात्रक याद रखना पड़ेगा, जूल, न्यूटन मीटर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। तो कहाँ से हम जो है ये प्राप्त किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहीं से जो है अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कार्य का जो है आप डायमेंशन लिख सकते हैं। जब आपको हम वेक्टर पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताए थे कि किस प्रकार से
किसी भी राशि का आप जो है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। तो अभी हम जो है कार्य का बीमा निकाल के दिखाएंगे और आपको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से बीमा निकाला जाता है। क्योंकि जब हम बीमा निकाल के बता रहे थे उस समय आपको बताए होंगे कि जब हम जो राशि की चर्चा करेंगे वहीं पर हम बीमा निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी राशि है। तो उन राशियों का जो है बीमा जो है एक ही बार आपको निकाल कर ऐसा हम बता दें ये संभव नहीं है। तो जहां पर जो चीज़ पढ़ाएंगे वहीं पर जो है आपको बीमा निकाल कर बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है अभी हम लोग जो है इसका हम लोग बीमा देखने वाले हैं, डायमेंशन देखने वाले हैं। तो इसका अगर हम बीमा की हम बात कर लेते हैं, डायमेंशन की हम बात करते हैं, तो बीमा लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एम, एल और टी। एम, एल और टी। एम से होता है मास यानी द्रव्यमान होता है, एल से होता है लंबाई और टी से होता है टाइम यानी समय। इन 3 चीज़ों के मिलन होता है तब जाकर किसी भी राशि का आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब माता पिता यानी मेल और फीमेल का मिलन होता है तब जो है जाकर बच्चे का जन्म होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 चीज़ों का जब मिलन होगा तब आप किसी भी राशि का जो है आप डायमेंशन यानी बीमा लिख सकते हैं। तो अभी हमको चाहिए किसका, तो वर्क यानी कार्य का बीमा लिखना है। तो यहाँ पर केजी, केजी का होता है एम, तो यहाँ पर लिखेंगे एम, यहाँ पर एम लिख देंगे। अब एम तो हो गया इसका, मास का हो गया एम। अब हम बात करते हैं मीटर, मीटर तो होता है एल, तो एल पर पावर कितना है 2। अब हम बात करते हैं समय, समय के टी, टी पर पावर -2, तो एम एल टी 2, ये हो गया इसका कार्य का बीमा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य का बीमा है, तो कार्य के बीमा आपको यहाँ से पता चल जाएगा एम एल 2 टी -2, ऐसे आपको बताना है कि कार्य का बीमा होता है। लेकिन इसको रटिए नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि आपको जब बीमा बताए थे उस समय भी बोले थे कि बीमा को याद नहीं किया जाता है, बीमा को निकाला जाता है। जब आपको फॉर्मूला पता हो जाएगा वहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि कार्य का जो है फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F × S। तो F का मतलब हो गया यहाँ पर, F का मतलब हो गया MA, तो M का मतलब होता है kg और A तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई में क्या था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और उसके बाद आप लोग जान लिए कि किस प्रकार से जो है यह एक प्रकार से अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के नाते ये जो है इसका एसआई मात्रक भी है, और अपने आप में जो है एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राशि का, और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। जूल के अलावा अगर आपको मात्रक पूछा जाता है, मान लीजिए जूल ऑप्शन में नहीं है, तब आपको क्या मारना है, अगर न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर, अगर ये भी नहीं है तो ये मारना है। तो कोई भी जो है आपको जो है एक रहेगा ऑप्शन में, ताकि वहाँ से आप जो है अपना आंसर सेलेक्ट कर पाएँ। आगे हम बात करते हैं, तो इसका कभी कभी जो है आपको सीजीएस मात्रक पूछा जाता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है। सीजीएस मात्रक, तो देखिए सीजीएस मात्रक की जब बात करते हैं तो इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। अगर अर्ग की बात करते हैं तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है जितना ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस अगर उठा के देखिएगा तो जिन जिन चीज़ों का जिक्र होता है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि कार्य से संबंधित जो फिजिक्स में कार्य होता है उससे संबंधित इससे ज़्यादा जो है आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। जितना इन्फॉर्मेशन अभी दिए हैं उतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए, और इसको आप जो है अच्छी तरीके से नोट करिए। आगे हम बढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, क्योंकि कार्य टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। छोटा छोटा टॉपिक है, तीनों टॉपिक कोई बड़ा नहीं है। 2 से 3 क्लास में आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। एक क्लास जो रहेगा आपका न्यूमेरिकल का रहेगा, जिसमें आपको जो है इसका फॉर्मूला जो आपको लिखा रहे हैं उस फॉर्मूला का किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो अब जो है इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब आप लोग हेडिंग दे दीजिए ऊर्जा। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा में एक ऐसा ऊर्जा आता है जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन जो है भर भर के जिस प्रकार से पूछा जाता है, और आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आप लोग को पता चला होगा
कि किस प्रकार से जो है ऊर्जा से क्वेश्चन, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो देखिए ऊर्जा, एनर्जी की बात करते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, तो एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत प्रकार का होता है। एनर्जी का जो है प्रकार जो है आप अगर देखना शुरू करेंगे तो बहुत प्रकार की एनर्जी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, आखिर ऊर्जा का परिभाषा क्या हो सकता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कहा जाता है, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, आपके अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आपसे किसी ने कहा होगा कि तुम्हारे अंदर जो है एनर्जी नहीं है, तुम कोई कार्य नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपको कार्य करने की क्षमता दिखाती है कि आप में ये क्षमता है, यानी एनर्जी है, तो आप कोई कार्य को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिभाषा। परिभाषा में तो कोई जान है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। कार्य का भी परिभाषा आप लोग देख लिए और इसका भी परिभाषा, और बल का परिभाषा जब आपको बल पढ़ाए होंगे उस समय आपको जो है बल का परिभाषा आपको बताया होगा। चलिए अब हम ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा देखिए बहुत प्रकार का होता है, जैसे एक आप लोग सुने होंगे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा भी एक ऊर्जा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा, जो नदी में ज्वार भाटा आता है, वो भी एक ऊर्जा है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो है भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर से भी जो ऊर्जा निकलती है उसको भी हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यानी ऊर्जा बहुत प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि ऊर्जा भी होता है। यानी ऊर्जा का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन हमको उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में जो भी पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और आप लोग तो जानते हैं सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा को जो है सोलर प्लेट के माध्यम से जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करके, तो वो भी एक ऊर्जा हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो आगे हम लोग टॉपिक बनाएंगे एक स्पेशल टॉपिक, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी न कभी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए जब आप फोन से बात करते हैं तो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, क्योंकि आपको आगे हम बताएंगे कि ऊर्जा का ऊर्जा को नहीं नाश किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा जो होता है वो सिर्फ जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो आगे हम इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आपको बताया जाएगा उसको आप लोग जो है ध्यान रखिए, क्योंकि ऊर्जा का जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ऊर्जा के बारे में। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक तो आपको जूल देखने को मिल गया, और यह भी क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है। ये दो पॉइंट जो है आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि इसका जो है राशि बताइए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल सॉरी वेव नहीं, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, अब यांत्रिक ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा गतिशील भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है आगे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दो प्रकार की जो है ऊर्जा आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसी ऊर्जा पर ही डिपेंड है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और नॉमिकल क्वेश्चन बनता है। नॉमिकल क्वेश्चन के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस छोटा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। m का मतलब हो जाएगा मास और v का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, यानी वेग हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर दूसरा हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। देखिए इसको हम लोग जो है सेपरेट पढ़ेंगे, अलग करके पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m से हो गया मास, g से हो गया जो ग्रेविटी होता है वो हो गया, और h से हो गया हाइट, यानी ऊंचाई की बात किया गया। तो अब हम लोग जो है गति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो है आपको फॉर्मूला से पता चल गया होगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब गतिज ऊर्जा होता क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम लोग जो है गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी के ऊपर से कोई पत्थर नीचे की ओर गिर रही है और उस पत्थर का जो है स्पीड जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है, उसका गति जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक ऊर्जा जो है निहित हो गई है, उस ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गतिशील वस्तु में निहित ऊर्जा, गतिशील वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होता है। किसी गतिशील वस्तु में निहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी आप गतिशील वस्तु कोई भी देख लीजिए तो उसमें जो भी ऊर्जा होगा आपका कौन सा ऊर्जा होगा? तो गतिशील ऊर्जा होगा इसमें। अगर हम बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है बताया होगा कि संवेग, जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो कभी कभी जो है वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो इसके बाद हम लोग जो है उसका संबंध की हम लोग चर्चा करते हैं कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, अब इन दोनों के बीच संबंध की हम लोग चर्चा करते हैं। तो संवेग क्या होता है और गतिज ऊर्जा में दोनों का रिलेशन क्या है? तो आपको पहले से जानकारी होगा कि आखिर संवेग जो होता है इसको हम लोग जो है P बराबर mv डिनोट करते हैं। P बराबर mv संवेग जो होता है जिसको हम लोग जो है P से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है। तो ये P बराबर mv और गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। आखिर दोनों में रिश्ता क्या है, कौन सी रिश्ता इन दोनों में है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर नॉमिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, जो P बराबर mv दिख रहा है ना, वहाँ से हम लोग जो है v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या होगा, m को इधर भेज देंगे तो p बट्टा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से p/m हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये v का जो वैल्यू निकल के आया, इस v का वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का v है उसमें जाके पटक देंगे। तो देखिए पटकने से क्या निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू m इंटू
अब v का मतलब हो गया p बट्टा m, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बट्टा m स्क्वायर। अब देखिए एक m यहाँ है और 2 m यहाँ है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर एक m बचेगा, नीचे पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा 2m। यहाँ पर हम सेपरेट लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इन दोनों में रिलेशन, संवेग में और गतिज ऊर्जा में संबंध अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर बाय 2m। तो इस प्रकार से आप लोग देख चुके हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना रहता है और यांत्रिक ऊर्जा में आपको गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, और इसका संबंध हम लोग किससे देखें, संवेग से। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज आप लोग और नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम v का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पर m का वैल्यू अगर निकाल के हम देखें तो एक फॉर्मूला और बनेगा। देखिए p बराबर यहाँ पर क्या है, mv है। अगर हम m का वैल्यू निकालेंगे तो p बाय v बनेगा, और इसी को जो है काइनेटिक एनर्जी में अगर हम रखेंगे तो यहाँ से 1/2 m के जगह पर हम क्या रखेंगे, p बाय v रखेंगे, और उसके बाद जो है 1/2 m v स्क्वायर पहले से है तो 1v गया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/2 pv, p इंटू v। तो एक ये फॉर्मूला हो गया pv बाय 2। जब क्या होगा, आपको क्या दे देगा, संवेग दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, और कहेगा काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाइए। किसी वस्तु का जो है, कोई वस्तु गतिशील है, क्योंकि गतिशील रहेगा तभी तो आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं उसका। मान लीजिए कहेगा क्वेश्चन कि कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से जो है ये गतिशील है, और उसका संवेग जो है 5 मीटर, उसका संवेग जो है आपको यहाँ से संवेग p बराबर होता है mv, तो उसका संवेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं 5 मीटर पर सेकेंड है। तब क्या होगा, इसका जो है काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करिए। तो अभी जो है सिर्फ हम बोल रहे हैं, लेकिन इस पर जो है 2-3 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, तब जाके आपको जो है वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो है सिर्फ आप इतना ही समझिए कि किस प्रकार से जो है इसका कंसेप्ट जो है निकल के आता है, क्योंकि आप लोग बार बार ये फॉर्मूला पढ़ते होंगे, बुक में लिखा रहता है, बार बार ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होंगे, भूल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला को कभी याद नहीं किया जाता है। इतना आप जानकारी रखिए, क्योंकि फॉर्मूला ये चीज़ है ऐसा कि आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। ये दोनों में जो संबंध है काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m, ये संबंध आपको दिखाना पड़ता है कि आखिर ये कहाँ से आया है। उसके बाद जो है इस पर 2-3 क्वेश्चन करना पड़ता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करिएगा तब तक आपको जो है ये जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो है 2 चीज़ आपको देखने को मिला, ऊर्जा और कार्य, और एक टॉपिक और बचा जिसको हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh। नेक्स्ट क्लास में आज हम बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। उसके बाद दैनिक जीवन में कौन कौन सा ऐसा उदाहरण है जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देखने को मिलता है, वो भी आपको हम एग्जाम्पल देंगे, 2-4-5 एग्जाम्पल दे देंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये घटना जो है किस ऊर्जा का उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का या जो है गतिज ऊर्जा का। जैसे आपसे पूछेगा कि खिलौना वाला जो गाड़ी होता है, चाबी वाला जो खिलौना होता है, जो गाड़ी जो होता है जिसमें आपको चाबी ऐसे ऐसे देते हैं, उसके बाद खिलौना गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ता है, तो आपसे पूछा जाता है कि चाबी वाले खिलौना में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जब चाबी आप दे रहे हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा है, जब उसको छोड़िएगा वो गति में चल जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गति में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल देकर आपको जो है बताया जाएगा। तो आज की क्लास जो है आपको जो पढ़ाया गया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, जो पढ़ाने का तरीका या जो चीज़ आपको कंटेंट दिया गया है वो आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स आप बिंदास लिखिए, जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो
आप अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।